तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग के मौजू की अहम कड़ी पे है। वो कड़ी कौन सी है? वो कड़ी है हमास। हमास तंजीम कैसे बनी? हमास का बैकग्राउंड क्या है? इसने किस तरह इसराइल को नाको चने चबवाए हुए हैं? ये कैसे हो सकता है कि हमास जिसे इसराइल ने बनाया खुद इसके लिए ख़तरा बन गई? चलें जानते हैं आज के टॉपिक के कौन से ऐसे मुहर्रकात हैं जिनकी वजह से हमास वजूद में आई। बात शुरू करते हैं 1947 से, जब 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक प्लान जिसमें दो रियासती इंतज़ाम को मुतारिफ करवाया और फ़लस्तीन को मजबूर किया कि 45% रकबा फ़लस्तीन के पास और 55% यहूदियों को दिया जाएगा। यरूशलेम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर कंट्रोल था। इसराइल ने इस ऑफ़र को बड़ी खुशी के साथ तस्लीम किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि 55% रकबा उनके हक में आ रहा है। फिर भी अरब अक़वाम ने इसे बराह रास्त मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो दो रियासती इंतज़ाम की दरख्वास्त नहीं दे रहे थे। अरबों को एक तनहा रियासती मनसूबे की ज़रूरत थी। ताहम दो रियासती मनसूबे का एक मतलब ये था कि दो अलग कौमें बनेगी, इसराइल और फ़लस्तीन। अरबों के मुताबिक, बल्कि अरबों के नज़दीक, एक तनहा रियासत के मंसूबे का मतलब यही था कि सिर्फ एक वाहिद कौम बनाई जाएगी जिसमें फ़लस्तीन होगा, जहां बिलतरतीब ईसाई, मुसलमान और यहूदी मुसलमानों के ज़ाब्ता को बरकरार रखते हुए रहेंगे। अच्छा, आपने एक बात नोट की होगी कि जब भी इसराइल और फ़लस्तीन जद्दोजहद को एक हल की तरफ ले जाने के लिए कोशिश की जाती है तो हर जगह दो रियासती इंतज़ाम या एक रियासती इंतज़ाम पर बात होती है। उस वक्त यूएन के दो रियासती फैसले के बायस इसराइल ताकत और मजबूती से इसमें शामिल हो गया था, जबकि 7 लाख फ़लस्तीनी महाजर बन गए थे। 7 लाख इन फ़लस्तीनी महाजरीन के साथ जो अरब खड़े थे, उनमें जॉर्डन यानी उर्दन, शाम और मिस्र शामिल तो थे, लेकिन किसी भी मुल्क ने मुहाजिरीन के लिए अपना बॉर्डर देना मुनासिब ना समझा। इसराइल के वजूद में आते ही अरबों ने, जिनमें उर्दन, शाम और मिस्र शामिल हैं, सोचा कि ये अभी नई रियासत बनी है तो हम मिलकर इसराइल पर हमला कर देते हैं। लिहाजा उन्होंने हमला कर दिया। ये बात 1948 की है, जब इसराइल को बने हुए एक दिन ही हुआ था और अरबों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इसराइल चूंकि मुकम्मल सपोर्ट और ताकत रखता था, इसने बैक वक्त तीनों को ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि गजा की पट्टी के साथ साथ मजीद इलाका भी अपने तसल्लुत में कर लिया। इस सारे पस मंज़र के बाद 1964 में फ़लस्तीन ने एक तंजीम तश्कील दी जिसका नाम PLO यानी पैलेस्टीन फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। इस तंजीम का बुनियादी नुक्ता इसराइल से वो ज़मीन वापस लेना थी जो कि इसराइल ने अरबों के साथ जंग में अपने कब्जे में कर ली। इब्तदाई तौर पर जब PLO को तश्कील दिया गया था, ये गैर मामूली तौर पर मौसर तंजीम नहीं थी। 1967 में अरब कौमें, जिनमें उर्दन, शाम और मिस्र शामिल थे, उन्होंने एक दफ़ा फिर दोबारा प्लानिंग की कि इसराइल पर हमला किया जाए ताकि वही अपनी खोई हुई जगह वापस हासिल की जा सके। लिहाजा उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया। लेकिन ये जंग ज़्यादा देर जारी न रह सकी। सिर्फ 6 दिन जारी रहने वाली इस जंग का खात्मा तब हुआ जब इसराइल ने मिस्र, शाम और उर्दन को कुचलकर मिस्र से गजा की पट्टी छीन ली। इसके बाद वो उर्दन की तरफ गया और उससे मगरबी किनारे, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, उससे हटा दिया और वो रकबा भी अपने ज़ेरे तसल्लुत कर लिया। इसराइल की इस पेशकदमी का अख्ताम सिर्फ यहाँ ही नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद उसने यरूशलेम के साथ गोलान हाइट्स को अपने ज़ेरे असर कर लिया। इन सब के बाद भी ये तनाज़ात वक्तन फ़वक्तन जारी रहे और नतीजतन तनाज़ात के बाद इसराइल को 100% इलाका मिल गया और 20 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो गए, जिनके पास अपना ना कोई घर और ना कोई मुल्क रहा। इन 20 लाख बेघर फ़लस्तीनियों के पास ना तो घर था और ना ही मुल्क, लिहाजा ये अब मुकम्मल तौर पर इन्हिसार कर रहे थे इसराइल पे। लेकिन इसराइल इन 20 लाख फ़लस्तीनियों को शहरियत देने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता था, जिसकी दो बड़ी वजूहात थी, जिनमें से एक ये कि अगर इन्हें इसराइल ने शहरियत दी तो फ़लस्तीनियों को इंतखाबात में वोट डालने का इख्तियार मिल जाएगा और वो अपने लीडर्स को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि इनकी तादाद में इत्तेहाद से खुल्लम खुला इसराइल की मुखालफत इंतहाई असरात मुरतब करेगी। लिहाजा इसराइल ने वेस्ट बैंक और गजा की पट्टी के साथ मुल्हिका इलाकों में ऐसी जगहों को तलाश किया जहां फ़लस्तीनी रहते थे और उन्होंने हर इलाके को ऐसे हिस्सों में तकसीम करके अपनी फ़ौज को इन इलाकों में तैनात कर दिया, जिसके बाद इन घिरे हुए इलाकों में इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ आबाद बल्कि अपने तसल्लुत जमाने के लिए यहूदियों को सरकारी नौकरियां, ज़मीनें और घर मुफ्त में दिए। इन सारे झगड़ों और जंगों के बाद आखिरकार अरब भी अब तंग आ चुके थे। इसी तरह रफ्ता रफ्ता मिस्र और उर्दन ने इसराइल के साथ मिलकर
अमन के माहिदों पर रजामंदी जाहिर की। इस मौका पर जब फ़लस्तीनियों को ये बात मालूम हुई तो वो समझ गए थे कि अब वो अकेले हैं और इन्हें खुद ही इस तनाज़ा का सामना करना होगा। तमाम सूरत हाल को देखते हुए फ़लस्तीन के जो चंद एक लीडर थे उन्होंने आपसी इत्तेहाद बनाना शुरू किए और इसराइल से बाहर फ़लस्तीन के छोटे छोटे इज्तिमाअ में इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। ये वही चंद छोटे ग्रोहों और लीडरों की तादाद थी जिन्होंने PLO को तश्कील दिया था। PLO, जिसके बारे में हम आगे बता चुके हैं कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो तंजीम थी जो कि फ़लस्तीन ने इसराइल के ख़िलाफ़ बनाई थी। PLO जो पहले 1970 में इसराइली कब्ज़े की वजह से उर्दन से काम करती थी, लेकिन चूँकि उर्दन में अब अमन माहिदा हो चुका था, इसलिए वो इसराइल का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका और PLO तंजीम के तमाम मेंबरान को अपने मुल्क से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। उर्दन के इस कदम के बाद PLO ने एक साल बाद यानी 1971 में लेबनान से काम शुरू किया, लेकिन लेबनान भी मजबूर हो चुका था, लिहाजा उन्हें इस मकाम से भी भागना पड़ा। रफ्ता रफ्ता फ़लस्तीनियों ने इन्हें अपने लिए लड़ते देखा तो उन्हें PLO की काविशों का एहसास हुआ, जिससे ना सिर्फ PLO की इज्जत बढ़ी बल्कि अरब भी उनकी मदद करने लगे। अगरचे PLO बहुत तेज़ी से फैल रही थी, लेकिन 1987 में कुछ ऐसा हुआ कि इसराइल के लिए ख़तरे की घंटी बज गई। हुआ कुछ यूँ कि गज़ा की पट्टी में बेघर अफराद का एक कैंप था जिसका नाम जबालिया मुहाजिरीन कैंप था। इस जगह इसराइली फ़ौजों की अमूमन नकलो हमल रहती थी। इस हिफाजती ट्रक की नकलो हमल के दौरान ही इस ट्रक को अचानक जबालिया मुहाजिरीन के कैंप के करीब एक हादसा हुआ। उस हादसे के शिकार होने वाले 4 अफराद वो लोग थे जो कि जबालिया मुहाजिरीन कैंप के रिहायशी थे। इस हादसे के बायस लोगों के अंदर गम व गुस्सा की आग भड़क उठी। ज़्यादातर लोगों ने ये बात मशहूर कर दी कि ये हादसा जानबूझकर किया गया है। इसी मौका की मुनासबत से 10,000 से ज़ायद लोग इन 4 लोगों की तदफीन के लिए जमा हुए। क्योंकि इज्तिमा का मौक़िफ़ पहले ही ये था कि ये हादसा जानबूझ के सोचा समझा मंसूबा था, लिहाजा हजूम मुश्तइल हो गया और इसराइली कैंपों की तरफ चल निकला। इसराइल ने गज़ा की पट्टी में 80,000 से ज़्यादा जंगजू भेजे, जिससे दबाव बढ़ा और दोनों अतराफ से बहुत सी जानें ज़ाया हुई। मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक से फसादात शुरू हो गए और PLO के सरबराहान फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए पहुंच गए। ये वो वक्त था जब इसराइल ताकतें पहली दफ़ा पीछे हट रही थी और ये सिलसिला तवील अरसे तक चलता रहा। इसी अरसे के दौरान दिसंबर 1987 में फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए उनके लीडर शेख अहमद यासीन के घर के ऊपर एक मीटिंग मुनक्किद की गई। शेख अहमद यासीन का शुमार दुनिया के पुरअमन और अमन के ख्वाहां लीडर्स में होता है। इन्होंने फ़लस्तीन की मदद के लिए और आगे बढ़ने के लिए मुस्लिम बरादरी को एक जगह अपने घर पर इकट्ठा किया। मेंबरान महफिल और तमाम मुस्लिम बरादरी ने एक नुक्ते के ऊपर अपना इत्तफाक किया कि मौजूदा दौर के अंदर एक नई तंजीम होना ज़रूरी है। इसी नुक्ता के पेश नज़र उन्होंने हरकातुल मकावे इस्लामिया, जिसे हमास का नाम दिया जाता है, कायम की और तंजीम के बानी शेख अहमद यासीन को बनाया गया। वही शेख अहमद यासीन जो 2004 में इसराइली हमले के अंदर ही शहीद हो चुके हैं। चूँकि हमास तो बन गई, लेकिन इस हमास के बारे में मुख्तलिफ किस्म के पहलू उजागर होते रहे, जिनमें से एक हकीकत हमास के बारे में ये भी है कि इब्तदा में हमास ने इसराइल के लिए काम किया। इसराइल ने हमास को अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है। इसराइल PLO के खिलाफ हमास की ना सिर्फ पुष्ट पनाही करता रहा बल्कि इस तंजीम को फंडिंग भी करता रहा ताकि वो PLO को कमज़ोर कर सके। PLO से खौफजदा इसराइल हमास की मुकम्मल पुष्ट पनाही करता रहा, जिस बात की तस्दीक रॉन पॉल, फॉर्मर रिपब्लिकन कांग्रेसमैन, ने भी की है। उनके मुताबिक हमास पर इसराइल की तरफ से हकीकी मायनों में आगाज़ करने पर जोर दिया गया था क्योंकि उन्होंने यासिर अरफात के असर को ज़ायल करना था। व्यूअर्स, यहाँ एक सवाल बनता है कि इसराइल ने यासिर अरफात को कमज़ोर क्यों करना था? बिल्कुल, यासिर अरफात को कमज़ोर करना उनका असल मेन एजेंडा था। उसकी वजह यह थी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जो बंदा मेन लीड कर रहा था वो यासिर अरफात था और वही अहम ओहदे पर फाइज था। उन्होंने ये बात खुद एक इटालियन अखबार को बताई थी और इसके अलावा इसराइल के जनरल यत्जाक ने, जो काफ़ी अरसा गज़ा में रह चुका था, उसने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि गज़ा में रहते हुए इसने हमास को ना सिर्फ फंडिंग दी बल्कि सपोर्ट भी किया। ताहम बाद में हमास उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, ये वो हकाइक थे जिनकी बुनियाद पे हमास वजूद में आई और आज इसराइल के साथ हालत जंग में है। उम्मीद है आपको ये तमाम तफसीलात पसंद आई होंगी और अगर आपको ये तमाम तफसीलात जो कि हमने अपने आज के व्लॉग में डिस्कस की हैं पसंद आई हों तो आप व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز کو مزید مؤثر بنا سکیں۔ شکریہ۔